नमस्कार स्टूडेंट, एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर मैं जितेंद्र सैनी। आज क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट करने वाले हैं। बायोटेक का अपना टॉपिक है जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसको स्टार्टिंग से आज शुरू करते हैं। अपने जो यूनिट चल रही थी बायोटेक की, बायोटेक में हमने जो जैव प्रौद्योगिकी जिसे आप बोलते हो, उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था, बायोटेक क्या होती है, जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, किस प्रकार काम करते हैं, उसके अंदर किन किन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। बायोटेक में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि पुनर्योगज डीएनए निर्माण के बारे में पढ़ा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें काम में आती हैं, क्या क्या इसकी युक्तियाँ होती है या कंसेप्ट क्या होते हैं इसके, और इसमें हमने पीसीआर के बारे में पढ़ा था। नॉर्मल सा इसके बारे में पढ़ा था जो 11 चैप्टर में था। अब उसी बायोटेक का यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का दूसरा पार्ट जो अपने अध्याय 12 में है, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे उसके उपयोग, यानी कि क्या क्या इसके उपयोग होते हैं या किस टाइप में हम बायोटेक का यूज़ लेते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अपना लेसन नंबर 12 हम स्टार्ट करते हैं। ये सब रफ कर देते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, और आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बायोटेक के बारे में, जैव प्रौद्योगिकी उसके उपयोग, और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। इसमें कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे जैव चिकित्सा में, चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग क्या होते हैं। पारजीवी जंतु जिसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं वो क्या होते हैं, और उसके कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम, जैसे कि ये बोल रहा है एनसीईआरटी कि तुम पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ चुके हो। इसमें मुख्यतः आनुवांशिक रूप से सूक्ष्म जीवों, कवक, पौधों व जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव बेसिक जिसे आप बोलते हो बायोफार्मास्यूटिकल्स, जैव बेसिक व जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो आपने लेसन नंबर 11 के अंदर पढ़ा था कि आनुवांशिक रूप से जो सूक्ष्म जीव, कवक, पौधे व जंतुओं का उपयोग करते हुए हम जो बायोफार्मास्यूटिकल्स यानी कि जैव बेसिक व जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र यानी कि चिकित्सा शास्त्र में, निदान सूचक डायग्नोस्टिक्स में, कृषि में आनुवांशिकतः रूपांतरित फसलें जिसे आप बोलते हो, अपनी भाषा में बात करें तो जीएम प्लांट्स की बात करेंगे। पहले तो आनुवांशिक रूपांतरित फसलें क्या होती है ये हम पढ़ते हैं जीएमओस के अंदर। जीएमओ क्या होता है भाई? जीएमओस का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। उसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। संसाधित खाद्य, जैव सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन, ऊर्जा उत्पादन आदि में जो भी बायोटेक का उपयोग हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से अपना एक क्वेश्चन भी पुट होता है कि जैव प्रौद्योगिकी के कौन से अनुसंधान क्षेत्र हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं, और जिनके बारे में अपने को अच्छे से पता होना चाहिए कि बायोटेक के अंदर अनुसंधान क्षेत्र को किन किन दायरों के अंदर या किन किन चीज़ों में हम बायोटेक का ज़्यादा उपयोग करते हैं, या उसका यूज़ करने के पर्पज़ से, या किसी की बात कर ले तो बायोटेक का किन किन माध्यमों में हम उपयोग करेंगे उसके बारे में है जो अपने को पता होना चाहिए। जो अनुसंधान क्षेत्र है, सबसे पहला है उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। यानी कि सीधा सीधा सा कह रहा है कि अपने को उत्प्रेरक बनाना है। क्या बनाना है? उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक का निर्माण करना है। दूसरा ये कह रहा है कि उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियां निर्माण करना। यानी कि आप जो उत्प्रेरक बनाओगे, जो भी उत्प्रेरक आप बना रही, मान लीजिए अपने क्षेत्र में बात करें तो आप कोई भी एक उत्प्रेरक बना रहे हो, उसके लिए परिस्थितियां क्या रहेगी, या किस किस टाइप में आप उस उत्प्रेरक के कार्य हेतु अपनी जो इंजीनियरिंग का या मेथड का उपयोग करेंगे। और तीसरा है अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक। अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक क्या? प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक में शुद्धिकरण में उपयोग करना। इसके बारे में हमने 11 चैप्टर में भी पढ़ा था अनुप्रवाह प्रक्रमण के बारे में, कि जब बायोटेक के अंदर कोई भी चीज़, चाहे मेडिसिन हो, कुछ भी हो,
अगर उसका निर्माण करते हैं तो उसका पुनर्योजन अवलोकन करना, उसकी टेस्टिंग करना, उसका ये शुद्ध है या नहीं है, उन सब के बारे में टेस्टिंग करना, वो सब अनुप्रवाह प्रकरण में हमने पढ़ा था, तो उनके बारे उपयोग करना। अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में, जीव स्तर के सुधार में किस प्रकार लगा हुआ है। आज हम इनके बारे में किस प्रकार काम करते हैं, कृषि क्षेत्र में जैव विविधता का क्या प्रयोग है, चिकित्सा में क्या प्रयोग है, या हम अपने लिए बायोटेक का कैसे उपयोग करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात करेंगे। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी को आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। कौन कौन सी 3 संभावना या कौन कौन सी टेक्निक के बारे में सोच सकते हैं कि सबसे पहले आप मान लीजिए कृषि क्षेत्र में बात करते हैं तो आपको पता है कि कृषि क्षेत्र में हम रसायनों का उपयोग करते हैं, तो वो एक प्रकार की कृषि रसायन आधारित कृषि होती है, राइट। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपको पता है कार्बनिक कृषि के बारे में पढ़ते हैं, और तीसरा हम कृषि में पढ़ते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है अपने लिए, वो है आनुवांशिक निर्मित फसल आधारित कृषि। आनुवांशिक निर्मित का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड की हुई फसलें, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके तीनों प्रकार की जो कृषि आधारित चीजें हैं उनके बारे में अलग अलग से कंपैरिजन में आप ऐसे नोट भी कर सकते हो कि कृषि के क्षेत्र में 3 प्रकार की कृषियों से हम चर्चा करते हैं। नंबर फर्स्ट हमने बात की थी कि कृषि रसायन आधारित जो फसलें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, सेकंड कार्बनिक कृषि के बारे में, और थर्ड हमने बात की है आनुवांशिक निर्मित कृषि के बारे में। तो इसके तीनों का आपको नोट करना। नंबर फर्स्ट था अपना रसायन आधारित, नंबर सेकंड आपका था कार्बनिक कृषि, और नंबर थर्ड था अपना जीएम क्रॉप्स या फसल है। जीएम फसल मतलब कि आनुवांशिक निर्मित, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो स्टार्ट करते हैं हम। हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में सबसे पहला पर्पज अपने को पता होना चाहिए कि हरित क्रांति क्यों लाई गई थी। तो हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में तिगुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन उस हिसाब से बढ़ रही है, उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। अगर उतना उत्पादन नहीं होगा तो जीवों को खाद्य पदार्थ मिलेंगे नहीं। हालांकि हम बात करें विश्व के संदर्भ में हरित क्रांति ने, इंडिया के संदर्भ में हरित क्रांति ने बहुत अच्छा और सराहनीय प्रयोग किया है, उससे बहुत उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार अगर हम इस तिगुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद भी अपनी इतनी पॉपुलेशन को पूर्ण रूप से उसका भोजन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो उत्पादन है वो सही प्रकार से नहीं हो रहा। सीधा सीधा सा मतलब मैं बोल लूं कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है लेकिन उन्नत प्रकार की नहीं हो रही है। तो उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतया उत्तम प्रबंधीय व्यवस्था और कृषि रसायनों यानी कि जो हम पीड़कनाशी या खाद का उपयोग करते हैं उसका प्रयोग भी एक कारण होता है। यानी कि सीधी सीधी सी बात अगर कह ली जाए कि जो कृषि रसायन हम उपयोग करते हैं वो एक तो क्या होते हैं, भूमि को यानी कि जो मृदा होती है उसकी जो हम बोल सकते हैं कि उत्पादकता की दर को कम करते हैं, उसका फसलों की लेकर या उस पर उगने वाली जो भी हम पेड़ पौधे या जो भी फसल करते हैं उसकी उत्पादकता में कमी आती है, क्योंकि वो मिट्टी की उपजाऊता कम हो जाती है। और कृषि रसायन वैसे भी इतने महंगे होते हैं कि ये इतना प्रयोग करना आम बात नहीं होता। हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफ़ी महंगे पड़ते हैं। वह परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों से उत्पादन में वृद्धि भी संभव नहीं होती है। तो क्या कोई इसका कोई अलग हमारे पास में ऑप्शन रहे कि ये सब चीज़ें अपने को यूज़ नहीं करनी पड़े और अपना उत्पादक बढ़ जाए, या उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें, तो हम किस प्रकार करेंगे वो अपने को पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं नॉर्मल सी किस प्रकार से ये चीज़ें होती है उनके बारे में। तो अपने को याद होना चाहिए कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं उनके बारे में भी चर्चा की थी। वो क्या होती है, किसके बारे में क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, स्टार्ट करते हैं। क्या ऐसा कोई विकल्प का रास्ता है जिसमें आनुवांशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों से सर्वाधिक उत्पादन ले सकेंगे?
क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खादों एवं रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को घटा सकते हैं? यानी कि ऐसा कोई अपने पास में उपाय है जिसका यूज करके हम जो पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव उसको कम कर सके, रसायनों का हम बहुत कम उपयोग करें और अपने जो खाद वगैरह है उनका भी यूज नहीं करें, लेकिन अपना प्रोडक्शन यानी कि अपनी जो उत्पादकता है वो बढ़ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए अपने पास में है आनुवांशिकतः रूपांतरित फसलों का उपयोग। किसका उपयोग? कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल है उसका अगर उपयोग करें तो अपना क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें अपने को करनी नहीं पड़ेगी। क्या क्या नहीं करना पड़ेगा कि जो कृषि रसायन है जो ज़्यादातर महंगे होते हैं और मृदा के लिए अच्छे नहीं है तो उनका उपयोग नहीं करना पड़ेगा। कार्बनिक कृषि खाद वगैरह डालनी नहीं पड़ेगी, जो भी जैविक वगैरह खादें होती हैं उनके बारे में। नॉर्मल सा अगर हम आनुवांशिक दृष्टि से उन फसलों को मॉडिफाइड कर दें तो अपना काम ये हो सकता है। तो उसके लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें है वो बनाएंगे के लिए उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीव है वो क्या होते हैं, किस प्रकार निर्मित होते हैं, उसके बारे में जानता है। तो यहाँ से आप एक नई हेडिंग भी लगा सकते हैं कि ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, सीधा बोल देते हैं, उनके जीन में फेरबदल कर सकते हैं, उनके जीन में थोड़ा बदलाव कर दें तो उनमें क्या होगा कि कुछ नए लक्षण वो प्रदर्शित करेंगे। और जिन लक्षणों का अगर हम अपने आमतौर पर कृषि क्षेत्र में या अपने जैविक पर्पस के लिए या हम जीवों के लिए फूड या भोजन के लिए उपयोग करें तो अपना फायदा हो सकता है। तो आनुवांशिक रूपांतरित जीव यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, ये लिखा हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सीधी सी बात है कि जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ओ का मीन्स होता है ऑर्गेनिजम्स। क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति, खाद्य जाल पर निर्भर करता है। यानी कि वो जीएमओ का जो व्यवहार होगा वो उसका स्थानांतरण की जो जीन हो रहा है उसकी प्रकृति के ऊपर, कौन सा परपोषी पौधे हैं या जंतु है या जीवाणु की क्या प्रकृति है, खाद्य जाल यानी कि उसकी जो फूड जो वेब है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जीएम पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। और यहाँ से अपना क्वेश्चन ये आता है कि जीएम प्लांट का अपने लिए क्या उपयोग है, या जीएम प्लांट यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित फसलें हैं या रूपांतरित जो भी हम पौधे वगैरह उगाएंगे उनका अपने लिए क्या लाभ है या उनके अंदर ऐसे क्या गुण होते हैं जिनको अपने को उपयोग में लेना चाहिए। तो अपने को याद रखना, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, पहला लाभ होता है कि जो जीएम प्लांट्स होते हैं यानी कि आनुवांशिक रूपांतरित जो पौधे होते हैं वह अजैव प्रतिबल मतलब कि अगर अत्यधिक ठंडा सीजन हो, सूखा या अकाल हो, लवणीय ज्यादा हो या तापमान ज्यादा हो तो उनके प्रति भी क्या होता है, सहिष्णु फसलों का निर्माण करते हैं। सहिष्णु का मतलब है उस कंडीशन में वो सर्वाइव कर जाएंगे। यानी कि अगर नॉर्मल बात की जाए तो ज्यादातर ठंडी होने पर या ज्यादा सूखा पड़ने पर आमतौर पर जो फसलें होती है वो क्या हो जाती हैं कि जल जाती है, हम बोल सकते हैं कि उनका वृद्धि रुक जाती है। अत्यधिक लवणीयता होने पर भी वो वृद्धि नहीं कर पाती, ज्यादातर ताप वो सहन नहीं कर पाती। तो ऐसी फसलें जो सामान्य तौर पर इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाती, लेकिन जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें होती है वो इन सब कंडीशन के अंदर क्या होती है, सहिष्णु होती है, यानी कि वो उसको सहन कर पाती है। दूसरा इसका उपयोग यह होगा कि रासायनिक जो पीड़कनाशी है उस पर निर्भरता अपनी कम हो जाएगी, क्योंकि हम जब वो केमिकल जो पीड़कनाशी वगैरह छिड़काव करते हैं उन सब का अपने को उपयोग फिर कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी के जीन में ही फेरबदल कर रहे हैं तो वो क्या होगी, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल ऑलरेडी हो जाएगी, उस पर ऊपर ज़्यादा छिड़काव करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अपना क्या होगी, उसकी निर्भरता भी कम हो जाएगी और उनकी वजह से अपने जो मृदा है उसकी उपजाऊता भी बनी रहेगी। तीसरा इसका यूज यह है कि कटाई के पश्चात होने वाली जो अन्न है उनको नुकसान कम करने में सहायक है। इसके 2-3 कैटेगरीज हम देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट में आपसे बोलूं कि कोई भी एक फसल है जिसको काटने के बाद में उसको संरक्षित करने में अपने पास में क्या होती है, ज्यादातर क्या होती है, डिफिकल्टीज आती है। ठीक है, तो उनका संरक्षण करने के लिए हम अनेक प्रयास करते हैं, उसको एक सुटेबल वातावरण वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी वो सर्टेन टाइम पीरियड यानी कि थोड़े समय पश्चात में वो क्या हो जाती है, सड़ जाती है, या उसके अंदर मान लीजिए कुछ अगर अनाज के दाने हैं तो उनके अंदर बीच में होल हो जाते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलता है।
तो हम क्यों ना उसके अंदर उसकी जो सुरक्षित यानी कि ज़्यादा उपजाऊ रहने की, या हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी रहने की लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उसके अंदर कुछ जीनों में बदलाव कर दे। या दूसरा ये होता है कि कुछ ऐसे फल होते हैं जिनको कटाई के पश्चात संरक्षित रखना आसान नहीं होता, तो उनका टाइम पीरियड हम उसके जीन में फेरबदल करके बढ़ा सकते हैं। ये सब क्या होगा कि फिर जो कटाई के बाद में जो फसलें है, जो अपने पास में जो अन्न मिलेगा वो लंबे टाइम के लिए अपने पास में सुटेबल रहेगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये जीएम प्लांट का ये अच्छा तरीका भी है कि कटाई के पश्चात जो भी फल है वो अगर नुकसान हो रहा है तो वो जीएम फल कम कर जाएगा, जीएम प्लांटों में नहीं होगा। नंबर 4 यह है कि पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। अब देखो, खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि का मतलब है कि जो ये शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। मृदा की उर्वरता समापन को रोकेगा तो क्या होगा कि पौधों के अंदर जो खनिज लवण वगैरह पाए जाएंगे उनकी ज्यादा मात्रा बढ़ेगी और उसकी वजह से उपयोग क्षमता में भी वृद्धि आएगी। और अगला है खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि करना। खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि का क्या मतलब है कि सामान्य तौर पर खाद्य पदार्थों में क्या होता है कि हम उनका उपयोग करते हैं अपने पोषण के लिए। पोषण में मान लीजिए कि अपने पास में हम ले रहे हैं कि अपने पास में कोई विटामिन चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है गोल्डन राइस का, यानी कि सुनहरे चावल का एग्जांपल दे रहा है। उसके अंदर अपने को दे रहा है विटामिन ए का समृद्धता, यानी कि उसके अंदर विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। तो आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के अंदर जो पोषणिक स्तर है उसमें भी क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उपरोक्त उपयोगों के साथ जीएम का उपयोग तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिसमें वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में वसा, ईंधन, भेषकीय पदार्थों की आपूर्ति की जा सकती है। यानी कि उनसे फिर अपना वसा वगैरह जो भी भेषकीय पदार्थ हैं, ईंधन है, उनका वृद्धि हम कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं उनसे करते हैं। तो उनके साथ में अपने को कृषि क्षेत्र में क्या फायदा हुआ या अभी तक हमने क्या प्राप्त कर लिया है कृषि क्षेत्र में बायोटेक से, तो यहाँ से अपने को ध्यान में होना चाहिए कि जैव प्रौद्योगिकी के अंदर जीएम जो फसलें होती है, जीएम प्लांट्स, उनके उदाहरण में बात कर जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है कीट प्रतिरोधी फसलें। कौन सी होती है भाई? कीट प्रतिरोधी फसलें। और दूसरी होती है अपने पास में, नॉर्मल सी बात की जाए तो पीड़कनाशी, सॉरी इसको हम रफ कर लेते हैं यहाँ से। पीड़कनाशी का मतलब होता है कि एक तो कीट के प्रति रहेगी और दूसरी रहेगी जो भी पीड़क, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, यानी कि पीड़कनाशी फसलें। ये 2 प्रकार के जीएम प्लांट यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किए गए फसलों के उदाहरण होते हैं। तो उनको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीट प्रतिरोधी फसलों के बारे में। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी उपयोग में जिनके बारे में तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे वो पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है, जो पीड़कनाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है, यानी कि जो पीड़कनाशी है उनका उपयोग कम करते हैं। बीटी एक प्रकार का जीव विष है, जो एक जीवाणु, इसका नाम अपने को याद रखना है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसे संक्षेप में हम बीटी कहते हैं, से निर्मित होता है। बीटी जीव विष जीन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है। यानी कि कीटों या पीड़कों के प्रति अभिव्यक्त जो प्रतिरोधकता है वो प्लांट में पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर जीन में ऐसा है कि जो भी कीड़े वगैरह उसका अगर उसको खाएंगे तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो अपने वो कीड़ों को मारने के लिए जो कीटनाशक हम उपयोग में लेते हैं उनका उपयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस तरह से जैव पीड़कनाशकों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हम बीटी कपास, बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू, सोयाबीन आदि का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटी कपास के बारे में। बीटी कपास क्या होते हैं उसके बारे में। तो क्या हो रहा था कि नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो बीटी कपास के बारे में, तो यहाँ पर आप देखिए, आप सोचिए कि ये कोई एक प्रकार का क्या है, कपास है। कपास के बारे में बात कीजिए कि मैं यहाँ पर आपको बोल दूं कि पहले जो कपास की खेती होती थी वो कपास की खेती कैसे होती थी कि कपास में क्या होती है कि जो इसकी ये मान लीजिए ये पौधा है, इसकी ये बॉल लग रही है। इस बॉल के अंदर क्या होता है कि कुछ नॉर्मल से जीवाणु द्वारा इसके अंदर छेद कर दिया जाता था, और छेद की वजह से इस बॉल की जो क्षमता है वो क्या हो जाती, कम हो जाती है, या इसका आकार नहीं बढ़ता, इसके अंदर बनने वाली कपास की मात्रा वो कम हो जाती थी, सीधे सीधे मतलब। अब इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, हमने मतलब कि बायोटेक में क्या किया जाता है, सामान्य रूप पे इसको रोकने के लिए आप इधर समझ लीजिए कि हमने एक अभी पढ़ा है कि बीटी विष का उपयोग करते हैं। बीटी विष, बीटी विष क्या होता है, एक प्रकार का जैव विष है। क्या है, जैव विष है। जैव विष है क्योंकि हमने बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु से इसको प्राप्त किया है, और प्लांट जो अपना पौधा है उसके अंदर क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसके अंदर वो जीन गया,
अब क्या होगा कि जो भी मान लीजिए पौधे के ऊपर बॉलवर्म नाम के जो कीटाणु वगैरह जो जीव है वो उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो ये जो जीन है, ये जीन क्या करेगा, उसकी आंत्र में जाएगा, किसकी, जो भी बैक्टीरिया उसके आंत्र में जाएगा, उस आंत्र के अंदर जो सारीय माध्यम होता है उस सारीय माध्यम का उपयोग करेगा और उसकी आंत्र में क्या कर देगा, छेद कर देगा, क्या कर देगा, छेद कर देगा, जिससे ये क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा और ये जो कपास के पौधे के ऊपर बनने वाले बोल है वो वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती है। तो यही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बीटी कपास बेसिलस thuringiensis की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों जैसे लिथिडोप्टेरन जो तंबाकू की कली का कीड़ा जिसे सैनिक कीड़ा भी कहते हैं, केलियोप्टेरॉन जिसे भृंग बोलते हैं, बिटल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, डिप्टेरॉन मक्खी मच्छर आदि को मारने में सहायक होती है। अब इसमें क्या है इसके बारे में देखते हैं। बेसिलस thuringiensis अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन यानी कि रवा का निर्माण करती है। इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। अब ये कौन सी प्रोटीन होती है, अपने को पता है कि ये प्रकार क्राई जीन का निर्माण करते हैं जो क्रिस्टल प्रोटीन होती है। ये जीव विष बेसिलस को क्यों नहीं मारता, वास्तव में बीटी जीव विष प्रोटीन प्राक जीव विष निष्क्रिय रूप में रहता है। यानी कि नॉर्मल सी अगर आप देखें तो सामान्य अवस्था में क्या होता है कि ये जो जीन है, कौन से जीन, जो बेसिलस thuringiensis से हमने निकाला है बीटी विष के, वो प्लांट के अंदर क्या रहते हैं, निष्क्रिय रूप से रहते हैं, इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय रूप से रहते हैं। और जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो उसकी बॉडी में एंटर करने के बाद में क्या होंगे, सक्रिय होंगे। क्या होंगे, सक्रिय होंगे। निष्क्रिय रूप में रहता है। ज्यों ही कीट इस सक्रिय जीव विष को खाता है तो इसके रवे आंत में सारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं की सतह से बंध कर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिस कारण से कोशिकाएं फूल कर फट जाती है और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। यानी कि नॉर्मल सी बात है कि ये जो विषैला जीन था जो अक्रिय रूप में पादपों के अंदर पाया गया था, वो जीवाणु के अंदर प्रवेश करने के पश्चात उसके शरीर की आंत्र में प्रवेश करता है। उसका जो सारीय पीएच है आंत्र का, सारीय पीएच की वजह से क्या होता है, वो घुलनशील होकर एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय होने के पश्चात में परिवर्तित होने से उसकी जो आंत्र है उसके मध्य जो उपकलीय कोशिकाएं होती है जिसे बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स, उससे बंद कर उसमें छिद्र बना देता है। अब उसमें होल कर देगा, छिद्र बना लेगा तो उसमें वो कोशिकाएं फूल कर फट जाएगी और कीट की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हमने आनुवांशिक रूपांतरित करके ऐसे फसल बना दिए जिसमें कीट प्रतिरोधी है, वो कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। विशिष्ट बीटी जीव विष जीन्स बेसिलस thuringiensis से पृथक कर कई फसलें जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। यानी कि फिर वो कपास में जीन्स का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, जबकि सर्वाधिक बीटी जीव विष कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करता है। यानी कि जीन का जो हम चुनाव करेंगे वो फसल पर निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, यानी कि कौन सा कीट किस फसल पर ज्यादा एक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक बीटी जीव विष कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं। जीव विष यानी कि जो बीटी विष होता है जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे बोलते हैं क्राई जीन। क्या बोलते हैं, क्राई जीन बोलते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, इनके रखने को नाम याद रखने। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी अपना क्वेश्चन आ सकता है या पार्ट ए का क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन कौन से क्राई जीन होते हैं जो बीटी विष का निर्माण करते हैं। तो जो प्रोटीन्स जीन क्राई फर्स्ट एसी व क्राई 2AB द्वारा कूटग्रस्त होते हैं वे कपास में मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है यानी कि बॉल वर्म को, और क्राई फर्स्ट AB मक्का में छेदक को नियंत्रित करता है। और ये डायग्राम अपने को दे रहा है, ये तो इस प्रकार की बॉल बन जाती है जिसकी वजह से गोलक शलभ कृमि द्वारा नष्ट किया गया है और पूर्णतः परिपक्व कपास है जो इस प्रकार का दृश्यान होता है। ये इसके अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह ज्यादा नुकसान यानी अवस्था सक्रिय अवस्था में नहीं था जिसकी वजह से इसकी बॉल पूरी बन गई और इसके अंदर देखो ये किट्टी हो गया। आगे देखते हैं पीड़क प्रतिरोधी पौधा। विभिन्न सूत्रकृमि मानव सहित जंतुओं व कई किस्म के पौधों पर परजीवी होते हैं। अनेक प्रकार के सूत्रकृमि का मतलब होता है निमेटोड्स। सूत्रकृमि मिल्वाडेगाइन इनकोग्निसिया जो तंबाकू के पौधे की जड़ों में, अपने को नाम याद रखना है, ये एक प्रकार का निमेटोड्स है जो तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। अब ये संक्रमण हो रहा है तो तंबाकू की पैदावार ऑब्वियसली बहुत कम हो रही है, तो उस संक्रमण को रोकने के लिए एक योजना को स्वीकार किया है जिसका नाम अपने को ध्यान में रखना है, आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया। क्या नाम है, आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया। आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया किस पर होती है, यूकेरियोटिक जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। क्या है, ससीम कह देती मतलब यूकेरियोटिक कोशिका के जीनों में
कोशिकीय सुरक्षा की क्या है, एक विधि है। अब इसमें होता क्या है देखना, इस विधि में विशिष्ट दूत आरएनए मतलब कि मैसेंजर आरएनए, जिसे हम अपनी भाषा में लिखते हैं एमआरएनए, क्या लिखते हैं, एमआरएनए, पूरक द्विसूत्री आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एमआरएनए के स्थानांतरण को रोकता है। और यह प्रक्रिया जब रुकती है तो इस द्विसूत्रीय आरएनए का स्रोत संक्रमण रोकने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए के प्रतिकृतिकरण के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए होते हैं। यानी कि जो द्विसूत्रीय आरएनए का जो स्रोत है, जो संक्रमण को रोकने वाले विषाणु में पाए जाने वाले जो उसके पूरक जीनोम होते हैं, जो आरएनए जीनोम होते हैं, उसके प्रतिकृत के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए होते हैं। लेकिन अगर हम एग्रोबैक्टीरियम संवाहक का उपयोग कर सूत्रक्रमी विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में प्रवेश कराया जा चुका है। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार करवाया जाता है कि परपोषी कोशिकाओं में अर्थ यानी कि सेंस और प्रति अर्थ यानी कि एंटीसेंस आरएनए का निर्माण। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो द्विसूत्रीय आरएनए का निर्माण करते हैं। द्विसूत्रीय मतलब कि डबल हेलिक्स आरएनए का निर्माण करते हैं, जिससे आरएनए अंतक से प्रारंभ हो जाता है। और इसी कारण से सूत्रकृमि के विशिष्ट दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप पारजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरसेपी आरएनए की उपस्थिति से परजीवी जीवित नहीं रह पाता, और इस प्रकार पारजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से कर लेते हैं। और इसमें दो कंडीशन अपने पास में डायग्राम में दिख रही है। पोषी पादप जनित जो डबल स्टैंड आरएनए द्वारा सूत्रकृमि ग्रसन के विरुद्ध सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए पहली कंडीशन अपने पास में है, प्रारूपी नियंत्रित पादप मूल अपने को दिखाई गई है, ये जड़ें, और 5 दिनों बाद जानबूझकर सूत्रकृमि द्वारा पारजीवी पादप की जड़ों का संक्रमण व साथ ही नवीन विधि की सुरक्षा के बारे में अपने को बताया गया। तो ये पीड़क प्रतिरोधी में हम आरएनए अंतरसेप विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें डबल स्टैंड आरएनए का उपयोग करते हैं, और बीटी जो विष का उपयोग करते हैं वो हम कीट प्रतिरोधी पादप बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट अपने क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि जो चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का किस प्रकार उपयोग हो रहा है उसके बारे में। तो आज तक हमने अभी इस वीडियो के अंदर बायोटेक के बारे में पढ़ा था, बायोटेक के उपयोग के बारे में सामान्यतः, और हमने शुरुआत की थी आनुवांशिक की दृष्टि से किस प्रकार बायोटेक का उपयोग हो रहा है, और उसमें हमने जीएमओ के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले अपने को 3 जो अनुसंधान क्षेत्र हैं तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तीनों को याद रखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में पढ़ा, और 3 संभावनाएं थी, कृषि रसायन आधारित कृषि, कार्बनिक कृषि, और तीसरी थी आनुवांशिक निर्मित फसल आधारित कृषि। उसमें हमने तीनों के बारे में डिस्कस किया, और आनुवांशिक रूपांतरित जीवों के बारे में देखा, और इसके जो क्या लाभ होते हैं वो 5 लाभ के बारे में पढ़ा। फिर जो बीटी कपास अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार इसमें जीन वगैरह प्रोवाइड किया गया था, और किस प्रकार कीटनाशक प्रोटीन बनी, और कौन सी जीन है, ये तीनों अपने को पता होना चाहिए। 2 जीन होती है जो कपास के अंदर मुकुलवर्ली यानी कि बॉलवर्म को नियंत्रित करते हैं, और एक जीन होती है जो मक्का के अंदर छेदक को नियंत्रित करती है। फिर हमने पीड़क प्रतिरोधी के बारे में, आरएनए अंतरसेप के बारे में पढ़ा। इसके आगे की जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ये आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो मयंक, वो अब मैं बंद कैसे करूँ? वो दूसरा तो मेरे मेरे पास है नहीं, अब मैंने जैसे छोड़ दिया है। मतलब कि मैं बंद कैसे करूँ? मेरी वीडियो मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, वो आइकन आ नहीं रहा है ऊपर। हाँ एरो है, हाँ वहाँ,
हाँ हाँ। और अब रेड, हाँ 29 मिनट आगे। हाँ रेड वाला दबाऊँ, स्टार्ट स्टॉप वाला।